में गरीब की झोपड़ी। आसमान का रंग एकदम काला हो रखा था। बारिश में गरीब की झोपड़ी। आसमान का रंग एकदम काला हो रखा था। रह रहकर बिजली कड़क रहे थे। ठेकेदार चेतन गरीब मजदूरों पर चिल्ला रहा था। चलो चलो सब जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ। आज के आज पूरे मकान पर प्लास्टर लग जाना चाहिए ताकि बारिश के पानी में सीमेंट अच्छे से पक जाए। बाबूजी, मैंने तसले में आधा सीमेंट बालू डाल दिया है। आप यही उठा लो। ज्यादा भारी उठाओगे तो रीढ़ की हड्डी का दर्द जोड़ लगा देगा। इससे पहले मैं ठेकेदार देखे आप ले जाओ। अच्छा ठीक है बेटा। बूढ़ा रामदिन जैसे ही सीमेंट ले जाने लगता है तभी ठेकेदार धमक पड़ता है और दोनों पर दाना पानी लेकर चढ़ जाता है। क्यों रे हरामखोर, तेरे बाप को मैं जब बाकी लेबर जितना दिहाड़ी दूंगा तो काम आधा क्यों लूंगा? हाँ? और तू रामदीन चल तसला नीचे रख और तू पूरा सीमेंट बालू भर। ठेकेदार जी, बाबूजी की रीढ़ की हड्डी गली हुई है। डॉक्टर साहब ने भारी वजन का काम करने से मना किया है। अपने बाबूजी के बदले मैं ज्यादा उठा लूंगा। महेश, मैं यहाँ तेरा दुखड़ा सुनने नहीं बैठा और तेरा बाप से काम धंधा होता नहीं है तो घर बिठा इसे। अरे तुम दोनों बाप बेटे को मैं 150 रुपए दे रहा हूँ। मेरे पास ऐसे भी मजदूर हैं जो 50 रुपए में और 100 रुपए में भी 10 घंटा दिहाड़ी लगाने को राजी बैठे हैं। दरअसल ठेकेदार रामदिन महेश के घर की मजबूरी भरी स्थिति जानता था। कहने को तो उनका खुद का मकान था, लेकिन कच्चे कॉलोनी के पुरानी झोपड़ी में रह रहे थे, जिसकी दीवार छत इतनी कमजोर थी कि आंधी बारिश में धंसकर गिर जाए। महेश बेटा, तू मेरे तसले में सीमेंट भर दे। वैसे ही काम के लिए इतनी मारा मारी है। बरसात का मौसम भी लग गया है। अगर इस दिहाड़ी भत्ते से हाथ धो बैठे तो घर का खर्चा चलाना दूभर हो जाएगा। मकान की मरम्मत भी करवानी है। ठेकेदार के पास हमारा महीने भर का पैसा रुका पड़ा है। इसके मुंह मत लग, नहीं तो पैसे मार लेगा। लाचार होकर महेश बूढ़े पिता के सर पर सीमेंट लाद देता है। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख दोनों को घर की चिंता सताने लगती है। हे भगवान, एकदम से कितनी तगड़ी आंधी पानी उठ गई। पता नहीं घर पर क्या हाल हुआ होगा। बुआ दादी देखो, छत में से पानी टपक रहा है। हे भगवान जी, एक तो बारिश में दीवार की कच्ची मिट्टी इतनी तेजी से बह रही है कि दीवार गिरने का डर है और अब छत भी चूने लगी है। छत तो चूएंगी ही, सावन भादो का मौसम चढ़ गया है। इस बार भी झोपड़ी की मचान कच्ची रह गई, पक्की नहीं करवा सके। भगवान भी अमीर गरीब के बीच दो आंख करता है। अमीर को तो छप्पर फाड़ कर देता है और गरीब के सर पर पक्की छत भी नहीं देता। गरीब के परिवार के हिस्से में केवल गरीबी, भुखमरी, मौसम की मार झेलना और ठोकर खाना ही लिखा है। घर की खराब हालत और गरीबी भरी जिंदगी को कोसते हुए जमुना छत के टपकते हिस्से में बर्तन लगा देती है। वही झोपड़ी के कोने में 8 महीने गर्भवती सुमन खाना बना रही थी। तभी छत में से मिट्टी का ढेला टूटकर सर पर लगता है, जिससे वो कराह जाती है। माँ, माँ, तुमको क्या हुआ? दादी, दादी, माँ के सर से खून निकल रहा है। हे भगवान सुमन बहू, कितना खून बह रहा है। जब तू देख रही है रसोड़े की छत से मिट्टी टूट कर झड़ रही है तो रोटी क्यों पका रही थी? तो पेट से है, और अगर अभी कोई ऊंच नीच हो जाती तो? तभी बाहर जमा बारिश का गंदा पानी तेज लहरों के साथ चौखट के अंदर घुस आता है। ये बारिश का पानी औंधी जितने गंदे पानी की तरह बास मार रहा है। माँ, लगता है बारिश के चलते बाहर गंदे पानी का गड्ढा भर गया है। ऊपर से हमारी चौखट भी तो इतनी नीची पड़ गई है। बेटी, सरकार भी तो इतनी लालची हो गई है कि बस बनी बनाई पक्की सड़क को बार बार तोड़वा कर बनाते हैं, मगर कच्चे इलाकों पर कोई ध्यान नहीं देता। जमुना ललिता मकान में जमा बारिश का पानी बाल्टी से निकाल निकाल कर फेंक रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीमेंट पहुंचने के दौरान रामदिन फिसलकर गिट्टी पर गिर जाता है, जिससे उसके दोनों घुटने फूट जाते हैं। राम जी, अरे मेरा पाँव। ओह पिताजी, आप ठीक तो हैं? अरे कितना खून निकल रहा है। अरे बस बस, ज्यादा नखरे मत कर। हल्का सा पैर खुरचा है, मरा नहीं है तेरा बाप। चल काम कर, जल्दी से काम पे लग जा।
ठेकेदार के धौंस दिखाने पर दोनों 2 वक्त की रोटी के लिए दोबारा से उठकर खड़े होते हैं और बारिश में भीग भीग कर काम पूरा करते हैं। सबको दिहाड़ी मिलती है। ये ले सुखिया तेरे आज के 70 रुपए। महेश, ये तेरे 120 रुपए और तेरे बाप के 100 रुपए। पर चेतन भाई, 150 रुपए के हिसाब से तो हम 2 जनों के 300 रुपए बनते हैं, तो ये तो 220 है। बाकी के 80 रुपए किस बात के काट लिए? अरे यह तो तुम दोनों बाप बेटे को देह चोरी दिखाई टाइम सोचना चाहिए था। दिहाड़ी कटेगी। चेतन लाल नाम है मेरा, चेतन लाल। अठन्नी चवन्नी का भी हिसाब रखता हूँ। अरे ठेकेदार जी, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपको पता है इसी महीने में मेरी बिटिया की शादी रखवाई है। उसके लिए हम खून पसीना बहाकर पाई पाई जोड़ने की व्यवस्था में लगे हैं, और आपने कहा था कि शादी में 50,000 की मदद भी करेंगे। हम दोनों बाप बेटे आपके यहाँ दिहाड़ी में कटवा कर उधार सधा देंगे। अरे किस आधार पर तुम दोनों को मैं 50,000 की रकम दे दूं? हाँ, एक पक्का घर मकान भी तो नहीं है जिसके दम पर मांग रहे हो तुम। अरे ठेकेदार जी, इतने सालों से हम आपके पास काम कर रहे हैं, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है। अरे तुम दोनों के भरोसे का क्या मैं अचार डालूंगा? मैं तुम दोनों को कोई कर्ज नहीं देने वाला। काम करना है तो करो, वरना छोड़ दो। तुम जैसे भतेरे गरीब काम के भूखे बैठे हैं। टूटे मन से दोनों दिहाड़ी लेकर रिहायशी इलाकों की रोड पर से घर को चलते हैं, जहां अमीर लोग के बंगले कोठी बारिश में चमचमा रहे थे। पता नहीं अमीरों के पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। कोठी बंगला गाड़ी क्या कुछ नहीं होता, और हमें गरीबों की जिंदगी है, 2 टाइम की नमक रोटी कमाने में निकल जाती है। बेटा, ये बरसात है, सबके लिए सवार नहीं होती। इसी मौसम में ललिता की शादी का दिन भी रखा है। ठेकेदार ने भी इन मौके पर मुंह मोड़ लिया। कैसे होगा सब कुछ? आज तो इतनी बरखा बूंदी हुई है कि घर का क्या हाल हुआ होगा। थरथराते हुए दोनों झोपड़ी में पहुंचते हैं, जहां अभी भी सास बहू ननद पानी निकालने में भिड़ी हुई थीं। अरे सुमन बहू, जरा चूल्हे पर लाल चाय चढ़ा दे। बारिश में पूरा दिन भीग कर शरीर में जाड़ उखाड़ के रख दिया है। बहू, जा तू चाय चढ़ा दे। अब बारिश भी छूट गई है, मैं सुखा लूंगी बाकी जमीन। कुछ देर में सुमन सब लोगों को चाय बना के पिलाती है। वही अमीर पड़ोसी, आहा, कितनी मस्त बारिश हो रही है, ऐसे में गरम गरम पनीर टिक्का खाने का स्वाद ही अलग है। पड़ोसन शारदा को पनीर टिक्का खाते देखकर गौरी पिंकी का मन ललचाने लगता है। पापा पापा, हमको भी पनीर के पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। हमारे घर में पकौड़े कब बनेंगे? बेटा, थोड़े दिन में बुआ की शादी है ना, तब पकौड़ी बनेंगी तो खा लेना। हाँ महेश बेटा, शादी तो बाद में देखी जाएगी, पहले तो झोपड़ी को पक्का करवाना सबसे अकाज है। इस झोपड़ी की दीवार छत एकदम खोखली, कच्ची और कमजोर हो गई है। इसको पक्की कराना जरूरी है। इस बार झोपड़ी आंधी तूफान का कहर झेल नहीं पाएगी। जमुना, खाली दीवार छत पक्का करवा देने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले झोपड़ी के अंदर मिट्टी भरवाना पड़ेगा, तभी झोपड़ी चौखट ऊंची होगी। सरकार ने बिना मतलब हमारी मिट्टी पहाड़ कर दी, ऊपर 2-2 गज सड़क ऊंची कर दी, इसीलिए हमारी झोपड़ी अंदर चली गई। बेचारा एक कमाने खाने वाला गरीब किस तरह से मकान बना सकेगा। देखते ही देखते रात हो जाती है। गरीब परिवार झोपड़ी के अंदर बैठकर रूखा सूखा खा रहे होते हैं। तभी एक बार फिर से मौसम खराब हो जाता है। काफी तेज की आंधी उड़ने लगती है। अरे बहू, फाटक बंद कर दे, वरना धूल मिट्टी मकान के अंदर भर जाएगी। जी बाजी। तभी तेज आंधी तूफान के झोंकों से दरवाजा उखड़ जाता है और सारी धूल उन गरीबों के खाने में पड़ जाती है। लगता है ऊपर वाले से हम गरीबों का नमक रोटी खाना भी देखा नहीं जाता। पूरा खाना किन किन हो गया। कोई नहीं, ये रोटी छोड़ दो, मैं खा लूंगी बहू। देख, और रोटी पड़ी हो तो तेरे ससुर जी को दे दे। जमुना को रोटी देने के लिए गरीब बहू लाचारी के भाव से रसोई के खाली बर्तनों को देखने लगती है। माँ जी, आज 2-3 मुट्ठी आटे में रोटी बनाई है। गिनती की 8 से 10 रोटी बन पाई थी, खत्म हो गई। कोई बात नहीं, रहने दे। खून पसीना बहाकर अन्न कमाते हैं, मैं खा लूंगा। दुख भरे मन से रामदीन धूल मिट्टी वाली रोटी को खा लेता है और पूरा परिवार बिस्तर डालकर जैसे ही सोने लगता है, तभी उनकी छप्पड़ उड़ जाती है
और अब बरसात में पूरा परिवार बिना छत के हो जाता है। बारिश के साथ ओले गिर रहे थे। हे भगवान, छत भी उड़ गई, बारिश भी इतनी तेज है, आज की रात कैसे कटेगी? माँ, सब लोग सरला भाभी के घर चलते हैं। पूरा परिवार बरसात में जूझता हुआ पड़ोसन सरला के घर में आते हैं, जहाँ जमीन के सतह से घुटनों पर पानी भरा हुआ था। हे भगवान, इस एक दिन की बारिश ने जीना दूभर करके रखा है। सरला बहन, ये क्या, तुम्हारे घर में इतना बाढ़ का पानी भर गया है? हमारी भी झोपड़ी की छत उड़ गई है। हम तो तुम्हारे यहाँ पनाह लेने आए थे। सुमन बहन, बारिश के मौसम में तो हम गरीबों के लिए क्या दिन और क्या रात दोनों एक बराबर हैं। बाकी सर्दी गर्मी के मौसम में रूखा सूखा खाकर अपनी झोपड़ी में चैन सुकून की नींद तो सो जाते हैं, लेकिन ये बरसात तो बड़ा सताती है। पूरा परिवार वापस अपने बिना छत वाली झोपड़ी में ही आ जाता है और महेश किसी तरह कोने में पड़ा फटा चढ़ा त्रिपाल बांध देता है। देखो, तिरपाल के इस वाले हिस्से में पानी नहीं आएगा, सब इसी कोने में बैठ जाओ। कल किसी तरह हम ठेकेदार से सीमेंट वगैरह लेकर आएंगे तो छत बनाएंगे। पूरा परिवार झोपड़ी के एक भाग में बैठकर सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। वहीं मूसलाधार बारिश में चौखट नीचे होने के चलते एक बार बारिश का पानी भरने लगता है, जिससे साफ करने में सुबह हो जाती है और दोनों काम पर आते हैं और ठेकेदार के आगे गिड़गिड़ाते हैं। ठेकेदार जी, हमें थोड़े पैसे की सख्त जरूरत है। बारिश में हमारे मकान की छत ढह गई है। पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से रात निकाल पाया है। अरे मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? जब देखो अपना दुखड़ा लेकर मेरे पास आ जाते हो। दिहाड़ी लगाओ और ले लो पैसा, इसके अलावा मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे ठेकेदार जी, इतनी निर्दयी मत बनो। मेरी 2 छोटी छोटी पोती है, बहू भी पेट से है। बारिश में सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। पैसे नहीं है तो थोड़ा सीमेंट दे दो। क्यों सीमेंट? क्या तेरे बाप की फैक्ट्री में से आ रहा है जो तुम दोनों को फ्री फोकट में दे दे? चुपचाप काम करो। दोनों हताश होकर मकान की छत ठीक करने लगते हैं। ठेकेदार के मक्खर स्वभाव को देखकर महेश गुस्से में उसे कोसने लगता है। पिताजी, ये ठेकेदार हमें सीमेंट नहीं देगा। हमें सीमेंट चुरा कर ले जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर बेटा, चोरी के दम पर बनाया गया घर कभी नहीं टिकता और न चोरी की कमाई फलती है। बाबूजी, ऊपर वाला अच्छी तरह से दिखा रहा है कि हम कैसे हालातों से गुजर रहे हैं। चुरा कर ले जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर बेटा, चोरी के दम पर बनाया गया घर कभी नहीं टिकता। पूछती है और दोनों काम पर आते हैं और ठेकेदार के आगे गिड़गिड़ाते हैं। ठेकेदार जी, हमें थोड़े पैसे की सख्त जरूरत है। बारिश में हमारे मकान की छत ढह गई है। पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से रात निकाल पाया है। अरे मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? जब देखो अपना दुखड़ा लेकर मेरे पास आ जाते हो। दिहाड़ी लगाओ और ले लो पैसा, इसके अलावा मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे ठेकेदार जी, इतनी निर्दयी मत बनो। मेरी 2 छोटी छोटी पोती है, बहू भी पेट से है। बारिश में सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। पैसे नहीं है तो थोड़ा सीमेंट दे दो। क्यों सीमेंट? क्या तेरे बाप की फैक्ट्री में से आ रहा है जो तुम दोनों को फ्री फोकट में दे दे? चुपचाप काम करो। दोनों हताश होकर मकान की छत ठीक करने लगते हैं। ठेकेदार के मक्खर स्वभाव को देखकर महेश गुस्से में उसे कोसने लगता है। पिताजी, ये ठेकेदार हमें सीमेंट नहीं देगा। हमें सीमेंट चुरा कर ले जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर बेटा, चोरी के दम पर बनाया गया घर कभी नहीं टिकता और न चोरी की कमाई फलती है। बाबूजी, ऊपर वाला अच्छी तरह से दिखा रहा है कि हम कैसे हालातों से गुजर रहे हैं, पर कई बार हमने हमारी मेहनत की दिहाड़ी खाई है। इस जैसे चोर आदमी के साथ ईमानदारी करने का कोई फायदा नहीं है। महेश जल्दी जल्दी बोरी में सीमेंट भरने लगता है। तभी ठेकेदार उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और काम से निकाल देता है। नमक हराम जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तुम दोनों 2 कौड़ी के गरीबों को मैंने सीमेंट नहीं दिया तो चोरी चकारी पर उतर आई। अभी क्या अभी निकल जाओ, ना मेरा गुस्सा चढ़ गया ना तो जेल में दोनों को चक्की पिसवा दूंगा। दोनों बाप बेटे का काम छूट जाता है और दोनों खाली हाथ घर आते हैं, जहां बारिश में उनके झोपड़ी की कच्ची दीवारों की मिट्टी बहकर आधी दीवार ही बची रह गई थी। लगातार बारिश में भीगने के चलते दोनों बच्ची कपकपा रही थीं और उल्टी कर रही थीं।
गौरी, गौरी मेरी बच्ची, क्या हो रहा है तुझे? माँ जी, इसका बदन तो भट्टी जितना तेज तप रहा है। बहू, रात भर दोनों बारिश में भीग रही हैं, बुखार तो चढ़ेगा ही, ऊपर से तू भी पेट से है और बारिश में भीग रही है, कहीं पेट के बच्चे को निमोनिया ना हो जाए। माँ देखो, भैया और बाबूजी आ गए। आ गया? तुम दोनों को ठेकेदार ने पैसा दिया? कहाँ पैसे दिए भाग्यवान, बल्कि एक और मुसीबत खड़ी हुई, ठेकेदार ने काम से भी निकाल दिया। हे भगवान, दुख पड़ा है तो चारों तरफ से एक साथ ही पड़ा है। किसी तरह इस कच्ची झोपड़ी में रूखा सूखा खाकर टाइम तो कट रहा था, लेकिन इस बारिश ने हमारी बसावट उजाड़ दी। अब कहाँ भटकेंगे? बेघर की अवस्था में पूरा गरीब परिवार अमीर पड़ोसियों के पक्के मकान का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद को आगे नहीं आता है। लाचार होकर वो वहीं त्रिपाल डालकर खाना पीना करने लगते हैं। ऐसे ही लगभग 2-4 दिन गुजर जाते हैं। अब ना तो परिवार के पास खाना बचता है और ना ही एक खोटा सिक्का, जिससे गर्भवती सुमन की हालत बिगड़ने लगती है। सुमन बहू, सुबह से अभी तूने 45 उल्टी कर दी है। माँ जी, पेट बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, भूख लगी है। बहू, अभी तेरा देह जच्चा की अवस्था में है, ऐसे टाइम में तो तुझे हर थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ खाना चाहिए ताकि बच्चे को पोषण मिले। पर तेरे पेट में तो पिछले 2 दिन से अन्न का एक दाना भी नहीं गया है, कहीं बच्चा ना खराब हो जाए। ये सुनते ही सुमन की दोनों बेटी गौरी और पूजा फूट फूट कर रोने लगती हैं। दादी, हम अपने आने वाले बाबू को कुछ नहीं होने देंगे। मैं खाना लेके आऊंगी, मंदिर में प्रसाद बांटते हैं ना, मैं लेके आऊंगी। फिर माँ, आप मीठा मीठा प्रसाद खाना और छोटे छोटे बाबू को भी खिला देना। छोटी सी गौरी किसी बड़े सयाने की तरह अपनी गर्भवती माँ को दिलासा देती है, जबकि उसके चेहरे पर भूख की झलक साफ दिख रही थी। जैसे ही वो मंदिर की तरफ बढ़ने लगती है, तभी बारिश में रोड पर एक गाड़ी टक्कर मार जाती है। इधर देखते ही देखते मौसम काफी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके चलते सरकारी गाड़ी आकर अलर्ट जारी कर देती है। सुनिए सुनिए सुनिए, मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और बाढ़ की संभावना है। जितना जल्दी हो सके आप सभी इस कच्ची कॉलोनी को खाली करके किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाएं। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, किसी भी वक्त पानी इस इलाके में घुस सकता है। ये सुनते ही गरीब परिवार वाले चिंता से भर जाते हैं और सभी गरीब लोग अपनी अपनी झोपड़ी खाली करने लगते हैं। तभी आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ चक्रवर्ती तूफान और आंधी बारिश उठाते हैं और बाढ़ का पानी पूरे इलाके में घुस जाता है। गरीब परिवार की आंखों के सामने उनकी झोपड़ी तिनके की तरह टूट जाती है। हाय, तुझ पर ऊपर वाले एक ईंट जोड़कर कितने जतन से ये झोपड़ी खड़ी करी थी। तूने हमसे ये भी छीन ली। माँ, चलो यहाँ से, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तभी बाढ़ और तूफानी भवंडर से पेड़ और पौधे टूट कर गिरने लगते हैं और पूरा परिवार बाढ़ के बहाव में बहने लगता है। अजय, मुझे मेरी गौरी चाहिए, वो अभी तक नहीं आई है। मैं उसके बिना कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मुझको बचाओ, मुझे डर लग रहा है। अपने बच्चे को बाढ़ के पानी में डूबता हुआ देखकर सरला रोने बिलखने लगती है। चिंटू, मेरा बच्चा, तू डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तभी बाढ़ के सैलाब में सरला का बच्चा कहीं खो जाता है। वो अपनी छाती पीट पीट कर रह जाती है। जहाँ बारिश और बाढ़ कहर बनकर गरीब की झोपड़ियों पे बरस रही थी, वहीं गरीब अपने परिवार वालों को खो रहे थे, वहीं अमीर अपने मकानों में सुरक्षित था। पानी का बहाव बहुत तेज है, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और छोड़ना मत। पूरा परिवार बाढ़ के पानी में फूंक फूंक कर आगे बढ़ता है। देखते ही देखते बाढ़ का पानी उनकी गर्दन तक आ जाता है और बहू के पैर में कांच लग जाता है। दर्द से उसकी सांस उखड़ने लगती है। माँ जी, मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझे दर्द हो रहा है।
बहू, थोड़ा सा हिम्मत कर, धीरज रख, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोच। ऐसा कहकर जमुना अपनी बहू के टूटती हुई हिम्मत को जोड़ती है। जैसे जैसे परिवार वाले आगे बढ़ते हैं, पशु पक्षी के शव पानी में तैर रहे होते हैं। रोड, सड़कें, बाजार सब कुछ बाढ़ में जलमग्न हो चुका था। इंसानों के शव पानी में तैर रहे थे। ऐसा मंजर देख सुमन फूट फूट कर रोने लगती है। तो तभी सबसे आगे होने के चलते एक पेड़ तूफान में राम दिन के ऊपर आकर गिर जाता है। बाबूजी, आप ठीक तो हैं? महेश, तू सबको लेकर जा, पानी बढ़ रहा है। शायद इस बाढ़ में ही मेरा ऊपर वाले के पास जाना लिखा है। हाय महेश के बाबू, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तभी ललिता को बचाव कर्मी की नाव दिखाई देती है, जो कि बाढ़ग्रस्त लोगों को बचा रहे थे। तभी कुछ लोग रामदन के ऊपर से पेड़ को हटाते हैं। आप सभी लोग जल्दी से नाव में बैठ जाइए, क्योंकि थोड़ी देर में पूरा इलाका डूब जाएगा। सब लोग जल्दी जल्दी नाव में बैठ जाते हैं, जहां रह रहकर बाढ़ का पानी सैलाब की तरह उड़ रहा था। वहीं सुमन प्रसव पीड़ा में भी अपनी बेटी के लिए छटपटा रही थी। आज मेरी गौरी यहीं कहीं होगी, हमें उसे ढूंढना चाहिए। सुमन, इतनी बाढ़ में गौरी का बचना असंभव है। अब तुम अपने दिल पर पत्थर रख लो। कुछ ही देर में सब लोग सूखे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां हर एक तंबू में बाढ़ग्रस्त गरीबों का परिवार बैठा था। सभी की आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं बरसात का कहर अभी जारी था। इसी तरह से शिविर में रहते हुए सबको 2 दिन गुजर जाते हैं। सबको खाना दिया जाता है। भाभी, आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, इतने दिनों से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं ललिता, मुझे भूख नहीं। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं, कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरा दिल कहता है कि मेरी गौरी अभी जिंदा है। ऐसा कहते हुए सुमन काफी ज्यादा रोने लगती है। तभी कैंप के पास अनाउंसमेंट होती है। सुनिए सुनिए सुनिए, हमें एक लापता बच्ची मिली है जिसका नाम गौरी है। उम्र 7 साल। यदि आप में से किसी की बच्ची है तो इसे ले जाइए। ये सुनते ही गरीब बहू टूटे मन से गिरते हुए भीड़ में आगे बढ़ती है, जहां गौरी के हाथ में डबल रोटी होती है और आंख में आंसुओं की डबडबाहट। तभी भरे हुए मन से सुमन उसे सीने से लगा लेती है। गौरी, मेरी बच्ची। माँ, पता है, जब मैं आपके लिए खाना लेने गई थी ना, तो रोड पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं तो बेहोश हो गई थी। फिर इन अंकल ने मुझे बचाया। भाई साहब, आपने मेरे बच्चे को बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अपनी बच्ची को सही सलामत जिंदा देखने के बाद सुमन के हलक के नीचे निवाला उतरता है। वहीं बाढ़ पीड़ित गरीब परिवार के घर की क्षति के लिए सरकार हर एक परिवार में से एक बेरोजगार को रोजगार देते हैं और 2 लाख की नियुक्ति रकम भी देते हैं। देखिए, आप सबने इस बारिश में अपना अपना घर खोया है, इसलिए सरकार की तरफ से आपके परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं और रोजगार की गारंटी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, पर अगर यही पैसे सरकार ने हमें पहले वक्त में दिए होते तो अपनी झोपड़ी को पक्का करवा लेते और आज हमारी बसावत न उजड़ती और न ही गरीबों की जान जाती। अपना दुख जाहिर करते हुए रामदिन के शब्दों में अथाह गरीबी की झलक थी। बरसात छूटने के बाद धीरे धीरे कच्चे इलाकों से बाढ़ का पानी निकल जाता है और सरकार कच्चे इलाकों को पक्का करवाती है, ताकि किसी गरीब को बारिश में ऐसे बेघर भरी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन आज भी हजारों लाखों गरीब मॉनसून के मौसम में बेघर रहने को मजबूर हैं।